हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, आज हम टेक्निकल सुपरवाइजर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ में नए साथी हैं मिस्टर कुलदीप। मेरी साइड पर टेक्निकल सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट थी, मैंने अपना स्टेटस लगाया, उस स्टेटस को देखकर इन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने इनको बोला कि आप सेंटर पे आ जाओ, एक बार देखता हूं कि भाई आपको किस तरह से टेक्निकल सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे क्या होगा, मिस्टर कुलदीप जी को इंटरव्यू देने से पहले इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में पता चल जाएगा। और भी कोई ऐसा साथी हो जो इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहा हो, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा हो, तो इस तरह का कोई साथी हमारा एक बार सेंटर पर आकर विजिट करके और उस डेजिग्नेशन के इंटरव्यू के बारे में जान सकते हैं। तो ये है मिस्टर कुलदीप जी, थोड़ा बताइए। मेरा नाम कुलदीप है। मैं कपूर का रहने वाला हूँ और मैं अभी उसमें टेक्निकल सुपरवाइजर में सिटी होम सोसाइटी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम करता हूँ और आगे एक अच्छी और मैं आगे सैलरी और अच्छे डेजिग्नेशन के लिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप आए हो। जी ओके, कुलदीप जी रिज्यूम लाए हो? जी सर। तो मिस्टर कुलदीप जी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। माय नेम इज कुलदीप कुमार। आप एक तरह से ये सोचो, क्वेश्चन मैं करूंगा और आप कैमरे की तरफ फोकस रखें। जी सर, मेरा नाम कुलदीप है। ओके। मैं बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर और गांव रमानी का रहने वाला हूं। ओके। और मेरी क्वालिफिकेशन ITI प्लस डिप्लोमा है। ओके। और मैं अभी स्टेलर MI सिटी होम में सुपरवाइजर पोस्ट पर काम कर रहा हूं। ओके। और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने विप्रो में ड्यूटी की है MST में, और उससे पहले NPCL में की थी, नोएडा पावर में भी MST में की है मैंने जॉब। और मैं अब नई जॉब की तैयारी में हूँ। ओके। कुलदीप जी ने जैसा बताया, ये करंट में अभी टेक्निकल सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहे हैं। ओके। और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट साइडों पर जो जॉब की है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिखाया है, ऑल इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट लाइक HT एंड LT पैनल DG ऑपरेट। तो एक बार कुलदीप जी बताएंगे कि HT और LT में क्या डिफरेंस होता है? HT सर हमारे हाई टेंशन ब्रेकर होते हैं, LT हमारे लो टेंशन ब्रेकर होते हैं। जैसे कि HT ब्रेकर हमारे VCB है, OCB है, SF6 है, ये हमारे HT ब्रेकर हैं। LT ब्रेकर है जैसे हमारे ACB है, MCCB है, MCB है, और भी आपका मेरे चाहिए LCB हमारे LT ब्रेकर में आते हैं। ओके। तो दोस्त, ये तो हो गया ब्रेकर के बारे में। अब हमें ये कैसे क्लियर होगा भाई, हम जानना चाहते हैं कि HT सप्लाई क्या है, LT सप्लाई क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? जो सर हमारी NPCL से सप्लाई आती है, वो हमारी HT में आती है। जैसे कि सबसे पहले हमारी जियो स्विच में आती है, जैसे हमारा 33 है या 11 kV है। मैं पूछूंगा आपसे, SLD पूछूंगा। अभी थोड़ा सा देखो, मैं कोई नहीं, देखो HT ब्रेकर का सर ये मेरा ये कंसर्न नहीं है किसी को शर्मिंदा करूं। मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे साथी हो, इंटरव्यूअर जो जितना सवाल करे उतना ही उसी तरीके से जवाब दे। जैसे मेरा जो क्वेश्चन था वो था भाई HT और LT सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं बताना चाहूंगा, HT यानी कि हाई टेंशन, LT यानी कि लो टेंशन। अब हम डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों, HT में हमारे हाई वोल्टेज और लो एम्पियर होते हैं, LT में हमारे लो वोल्टेज और हाई एम्पियर होते हैं। तो ये इतने में ही सवाल खत्म हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम
एसीबी की जगह पर बीसीबी को लगा सकते हैं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर उसमें क्या है कि वो हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज करते हैं हम, जो हम हाई एसटी ब्रेकर जो यूज करते हैं, ओके। और एलटी ब्रेकर जो है वो हम लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं। ओके। और दूसरा भी एक रीजन आप बता सकते हैं? तो दोस्तों, जैसा कुलदीप जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया। उसके बाद बीसीबी की जो डिजाइन होती है वो अलग होती है, एसीबी की जो डिजाइन होती है वो अलग होती है। भाई एसीबी के प्लेस पर बीसीबी और बीसीबी के प्लेस पर एसीबी आएगा ही नहीं रैक में, ठीक है। अच्छा, एसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एयर सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। एसीबी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? जैसे हम बात करें माइक्रोलॉजिकल रिले के बारे में। माइक्रो कंट्रोलर में सर उसमें होती है एक शंट रिले होती, शॉर्ट सर्किट, ओके। ग्राउंड फॉल्ट, ओके। अंडर वोल्टेज। चलो कोई नहीं, मैं रिपीट करता हूं दोस्तों। यदि एसीबी की माइक्रोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में या रिले के बारे में बात करें तो टोटल 4 सेफ्टियां होती हैं: ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, 4 सेफ्टियां होती हैं। और एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल जो सेफ्टियां होती हैं, एक्सटर्नल होती है जैसे कि उसमें सर हमारे क्लोजिंग कॉइल है, और चलो कोई नहीं, शंट मैं कॉइल थोड़ा सा है। क्लियर करता हूँ, आप साथ के साथ वो माइंड में रखते भी जाना चीजों को, है ना भाई। अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, रिवर्स पावर, मास्टर रिले, ये जो हमारे पैनल में बाहर उभरी हुई जो रिले, एक्सटर्नल का मतलब जो हमें बाहर दिखाई दे रही है, भाई अंडर ओवर वोल्टेज रिले दिखाई देती है ना, और अर्थ फॉल्ट होती है, रिवर्स पावर होती है, मास्टर रिले होती है। तो इनको हम एक्सटर्नल सेफ्टियां कहते हैं, और माइक्रोलॉजिकल रिले को हम इंटरनल सेफ्टी या माइक्रोलॉजिकल रिले कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपने जो बताया था कि डीसी शंट का जिक्र कर रहे थे, एसीबी के अंदर कितनी रिले लगी होती है अंदर? जो अभी डीसी शंट का चर्चा की थी आपने। क्लोजिंग कॉइल होती है, ओके। एक शंट कॉइल होती है, और एक क्लोजिंग कॉइल, शंट कॉइल, एक और ट्रिपिंग कॉइल, एक यूवी, अंडर वोल्टेज, डीसी शंट और क्लोजिंग कॉइल। वेरी गुड। एसीबी के कितने कॉन्टैक्ट होते हैं? एसीबी के 2 कॉन्टैक्ट होते हैं सर, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट। चलो कोई नहीं दोस्त, एसीबी में 4 प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं। फिक्स कॉन्टैक्ट जो अपने स्थान पे फिक्स है, नाम से ही पता चल रहा है। मूविंग कॉन्टैक्ट जो हम ब्रेकर को ऑन ऑफ करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, आके मेक ब्रेक होते हैं। एक्जुलरी कॉन्टैक्ट और जॉ कॉन्टैक्ट। एक्जुलरी कॉन्टैक्ट, आप एसीबी ब्रेकर को रैक आउट करोगे तो जो उसके साइड में जो एक्जुलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, जब आप हमारा ईडीओ ब्रेकर है, आप ब्रेकर को रैक आउट कर दोगे तो वो ब्रेकर हमारा एमडीओ बन जाएगा, क्योंकि उसको जो हमारी एक्जुलरी सप्लाई वो मिलना बंद हो जाएगी। और जो कॉन्टैक्ट कुलदीप जी, जो हमारे मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट तो आरचूट के नीचे हो गए, और जो इसके बाद जो हमारे अंदर हम रैकिंग करते हैं ब्रेकर को, जो जाके कनेक्ट होते हैं, वो जो कॉन्टैक्ट होते हैं। कोई नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने। आपने लिखा है डीजी ऑपरेट, तो थोड़ा सा मुझे बताइए डी और जी। डीजी की फुल फॉर्म? डीजी फॉर्म डीजल जनरेटर सर। वेरी गुड, डीजल जनरेटर। तो कुलदीप जी बताइए भाई, मैं नहीं जानता, इंटरव्यूअर आपको कुछ इस तरीके से बोलेगा, मैं नहीं जानता जनरेटर क्या है, थोड़ा बताइए। डीजी को हम डीजल जनरेटर कहते हैं। यह हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलो वेरी गुड। और मैं थोड़ा सा अपने तरीके से रिपीट कर दूं भाई। इंटरव्यूअर ने बोला कि मैं नहीं जानता जनरेटर क्या है, तो हम समझाना चाहते हैं जनरेटर एक मशीन है भाई, मशीन है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डीजी किस सिद्धांत पर काम करता है? डीजी फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो कोई नहीं,
जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीजी के कितने चेक्स होते हैं? डीजी के 4 चेक होते वेरी गुड। कौन कौन से? हैं, ABCD। ABCD, वेरी गुड। ए चेक कब करते हैं? ए चेक थोड़ा लाउडली बोलो। आपके और भी देश से जो और भी टेक्निकल के साथी हैं वो सभी साथी आपको देखेंगे, ऐसा बोलो थोड़ा लाउडली। ए चेक तो सर हम रोज करते हैं, डेली बेसिस चेक होता है जो हमारा Very चेक good। होता है। हाँ। और बी चेक होता है हमारे 300 घंटे या 3 मंथ में होता है। 6 मंथ सॉरी, Very good। 6 मंथ में। और जो सी चेक होता है वो हमारा 1500 घंटे या 1 ईयर्स में होता है। और जो डी चेक होता है हमारा वो 6000 घंटे या 2 साल में। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया है। और ये चीजें तो आपकी क्लियर होंगी कि ए चेक में हमें क्या क्या करना होता है, बी में क्या करना होता है, सी में क्या करना होता है और डी में क्या करना होता है ना। ओके। डीजी की फ्यूल साइकिल बता सकते हो? जी बताइए थोड़ा। डीजी की जो मेन वो डीजी की जो साइकिल होती है चैम्बर में रहता है सर। सबसे पहले तो वो चैम्बर से फिर हमारा उसमें पंप रहता है, उससे हमारे फ्यूल फिल्टर में जाता है। फ्यूल फिल्टर से होता हुआ अपने कूलिंग जॉकेट में अपने पिस्टन के साथ घूमता हुआ। कोई नहीं, मैं थोड़ा कोई नहीं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, जब मैंने क्वेश्चन किया है तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर में दिए बगैर नहीं रहता। इंटरव्यूअर आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करेगा कि भाई डीजी की फ्यूल साइकिल क्या होती है या डीजी में फ्यूल पैकेज क्या होता है, ठीक है। तो आपको कहना सर सबसे पहले हमारा डीजल जो होगा वो डे टैंक के अंदर होगा। डे टैंक से हमारा डीजल आएगा फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर के अंदर। फ्यूल वाटर सेपरेटर के बाद हमारा जो डीजल है वो जाएगा फ्यूल फिल्टर में। फ्यूल फिल्टर के बाद हमारा जो डीजल जाएगा वो जाएगा फ्यूल पंप में। और फ्यूल पंप के भी 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं भाई। सबसे पहला पार्ट होता है पीटी पंप, दूसरा जो पार्ट होता है फ्यूल पंप में वो होता है एक्चुएटर, और उस सबसे ऊपर जो पार्ट होता है वो होता है एसडी कॉइल यानी सोलोनेट कॉइल। उसके बाद फ्यूल हमारा जाता है एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व, या हम उसे रिजर्व वाल्व भी कह देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारा जनरेटर है वो 100% डीजल सक करता है, पूरी लाइन भरकर जाती है, और जो एक्स्ट्रा डीजल होता है वो हमारा रिजर्व वाल्व से ही रिटर्न होता है। आपने देखा होगा जनरेटर के अंदर जो हमारे 2 लाइन जाती है, तो एक लाइन हमारी ठंडी रहती है, चाहे वो जीआई की हो चाहे वो पीवीसी की हो, और एक लाइन हमारी गर्म रहती है। तो दोस्तों दाब की वजह से जो हमारा रिटर्न फ्यूल होता है वो हीट हो जाता है। रिजर्व वाल्व के बाद हमारा जो फ्यूल है वो जाता है इंजेक्टर में, और इंजेक्टर के बाद जो डीजी की साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग फ्यूल हमारा जाता है सिलेंडर के अंदर। आपने लिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग यूटिलिटी एंड इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉलेशन लाइक डीजी सेट, यूपीएस, मेंटेन ऑल टाइप पीपीएम फाइल्स। तो सबसे पहले आप ये बताइए यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरपल पावर सप्लाई। दोबारा बताइए। इंटरपल पावर सप्लाई। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे साथी यूपीएस की फुल फॉर्म को कंटिन्यू बोल देते हैं, और इंटरव्यूअर यदि सही है तो वो बार बार गलत बताएगा। यूपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो हमें थोड़ा बीच में रुक के बोलना होता है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। बोलो दोबारा। अनट्रिपल ट्रिप बोलो। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। आगे से ऐसे ही बोलना, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस में क्या क्या पैरामीटर रीडिंग लेते हैं? यूपीएस में हम करंट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर और रूम टेम्परेचर। रिपीट कर देता हूं दोस्तों। यूपीएस में जो हम रीडिंग लेते हैं तो सबसे पहले हम उस तरीके से बताएं जो इंटरव्यू में हमारा प्रभाव हो। भाई हमें कहना है कि यूपीएस में 2 तरह की रीडिंग होती है।
इनपुट और आउटपुट। तो हम जो रीडिंग बताएंगे, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, है ना, इस तरह से बताएंगे। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, बैटरी वोल्टेज और रूम टेम्परेचर, इस तरह से बताएंगे तो थोड़ा हमारा प्रभाव अधिक बनेगा और इंटरव्यूअर को लगेगा भाई बंदे ने काम किया। ठीक है। यूपीएस में कितने टाइप के स्विच होते हैं, कितने स्विच लगे रहते हैं? यूपीएस में कोई नहीं, मैं क्लियर करता हूँ दोस्तों। यूपीएस में 4 स्विच लगे होते हैं। एक मेन स्विच होता है, एक हमारा बैटरी बैंक के लिए होता है, एक इमरजेंसी बाईपास होता है, एक मेंटेनेंस स्विच होता है। ये भाई यूपीएस में 4 प्रकार के स्विच लगे होते हैं। आपने लिखा है पीपीएम फाइल्स, तो सबसे पहले कुलदीप जी ये बताएं पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। पर्सनल हम अपने घर का कर रहे हैं, प्रिवेंटिव, पर्सनल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कोई नहीं दोस्तों, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत सारे जो भी साथी हैं, हम उनका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर करना चाहते हैं। पीपीएम प्लानिड, भाई हमने कोई प्लान कर रखा है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्लानिड बोलो, प्लानिड, प्लानिड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, भाई हमने पहले से प्लान कर रखा है। अभी हमारा सन 2024 चल रहा है, तो सन 2024 का जितने भी हमारी साइट पर इक्विपमेंट लगे हुए उन सब का हम कैलेंडर बना देंगे मंथ वाइज, और उसमें एक तरफ हमारे सीरियल नंबर होगा, दूसरी रो में हमारे इक्विपमेंटों के नाम होंगे, और तीसरी रो में हमारे इक्विपमेंटों की फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी यानी कि उनका पीपीएम हमें किस मंथ में करना है। तो भाई जो हम पीपीएम करते हैं उनके लिए जो कोड देते हैं, पता कुलदीप जी क्या क्या कोड देते हैं? कोई बात नहीं, तो यहाँ आप क्लियर कर लें थोड़ा। जो हम पीपीएम कैलेंडर में कोड देते हैं, भाई यदि हमने डब्ल्यू कोड दिया है तो डब्ल्यू का मतलब होता है वीकली, उस इक्विपमेंट का हमें वीकली पीपीएम करना। यदि हमने एम कोड दिया है तो हमें उस इक्विपमेंट का मंथली पीपीएम करना है। यदि हमने किसी इक्विपमेंट के सामने क्यू दिया है तो क्यू का मतलब होता है क्वार्टरली पीपीएम। और क्वार्टर कितना होता है भाई? है क्वार्टर जानते हो ना सभी लोग भाई, बोतल, एक शराबी एक बोतल, आपने चर्चा देखी है भाई। क्वार्टर होता है चौथाई, तो भाई ऐसे ही क्वार्टर कितना हुआ? 3 महीने। ठीक है। और अगला जो कोड होता है वो होता एच का मतलब होता हाफ ईयरली, और उससे अगला जो कोड होता वो होता वाई का मतलब ईयरली। तो दोस्तों हम एच या वाई जो कोड रखते हैं वो मेजर इक्विपमेंटों के लिए रखते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर है, बीसीबी है, SF6 है, RMU है, बड़े बड़े मेजर इक्विपमेंटों के लिए क्यू या एच का कोड रखते हैं। तो ये हमारे पीपीएम के कोड हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारा पीपीएम कैलेंडर होता है भाई, उसमें हम पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे तो इस तरह से कैलेंडर काफी बड़ा हो जाएगा, हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो पता चल गया पीपीएम कोड के बारे में। अब आपने लिखा है भाई, देखो जब हम पीपीएम करते हैं तो हमें पीपीएम की कुछ सेफ्टी रिलेटेड एक चेकलिस्ट होती है, उसमें लिखा होता EHS। EHS की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई नहीं दोस्तों, मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखो कोई भी कंपनी हो, सबसे पहले हमें हमारी सुरक्षा के बारे में समझाते हैं, और वो ही चेकलिस्ट के अंदर दिया होता है। EHS की फुल फॉर्म होती है इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी। इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी। और एक वर्ड होता PPE। PPE का मतलब क्या है? दोनों एक तरह से दोस्तों सेम ही वर्ड है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। भाई जो भी हम पर्सनल इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब है हम कोई पीपीएम कर रहे हैं
तो भाई देखो, हम एचटी का पीपीएम कोई कर रहे हैं, हमने लाइट भी काट दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी अपनी सुरक्षा के लिए हमें कुछ इक्विपमेंटों का उपयोग करना बहुत जरूरी होता। आप सभी लोग भी समझ रहे हैं भाई? जोर से बोलो। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब होगा भाई हैंड ग्लव्स यूज करना, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, है ना। यदि हम सिर पे हमारे जो इलेक्ट्रिकल हेलमेट होता है वो भी होना चाहिए, है ना। जो हमारे जितने भी टूल्स हैं वो सभी सही से इंसुलेटेड होने चाहिए। जैसे कम्बिनेशन पिलायर, भाई पिलायर पे जो इंसुलेशन होता है वही तो हमारे करंट को रोकता है, उस पर प्रॉपर इंसुलेशन हो, है। तो इस तरह से हमारी खुद की सेफ्टी के लिए जो हमारे इक्विपमेंट है वो यूज करने, उसके अलावा जो हम औजार जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। और हम बात करें कुलदीप जी, एसएलडी के बारे में जानते हैं? जी सर। इंटरव्यूअर आपसे दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन करेगा कि भाई आप जहां पर वर्क करते हैं वहां पर कितने केवी की सप्लाई आई हुई है? 33 केवी की। तो कुलदीप जी मुझे 33,000 की लाइट पर बल्ब जलाकर दिखाओ कि भाई बल्ब कहाँ जलेगा। तो थोड़ा सा अपने साथियों को लाउडली बोल के बताएं एसएलडी के बारे में कि भाई बल्ब कहाँ जलेगा जाके। जैसे सर हमारी 33 गो स्विच पे आती है, जियो स्विच। ओके, उसके बाद हमारे एचटी मीटर पे जाती है। वेरी गुड। एचटी मीटर के बाद हमारा वीसीबी, एचटी ब्रेकर जो होते हैं जैसे वीसीबी Very good. SF6 है और Very good. ओसीबी है। उसके बाद हमारे ट्रांसफार्मर पे जाएगी। वेरी गुड। ट्रांसफार्मर के बाद हमारे एसीबी पे जाती है। एसीबी के बाद चलो आप कंप्लीट करें। हाँ, एसीबी के बाद सर हमारे एमसीसीबी, एमसीसीबी के बाद फिर हमारे एमसीबी में चली जाती है और हमारे 220 वोल्टेज पहुंच जाते हैं। चलो, तो दोस्तों देखो, कोई भी व्यक्ति कितने ही लंबे समय से काम कर रहा हो, भाई मैं अपने लिए भी कहता हूँ कहीं ना कोई कमी रह जाती है। जैसा कि कुलदीप जी ने बताया, इससे हमें ये प्रतीत हो गया कि इन्होंने अच्छे से काम किया है पर थोड़ी सी मिस्टेक छोड़ दी है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे और भी हमारे साथी कंप्लीट इंटरव्यू में ये एसएलडी के बारे में बता सके। तो कुलदीप जी ध्यान देना, सबसे पहले हमारी सप्लाई आती है जियो स्विच, और जियो की फुल फॉर्म होती है ग्राउंड ऑपरेटेड स्विच या गैंग ऑपरेटेड स्विच। आफ्टर दैट हमारी सप्लाई जाती है एचटी मीटर में। उसके बाद हमारी सप्लाई जाती है SF6, VCB या RMU जो भी हमारी साइड पर लगा है। उसके बाद हमारी सप्लाई जो जाती है वो डिपेंड करती है कि हमारी साइड पर कितने ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों साइड पर जितने ट्रांसफॉर्मर लगे होंगे उतनी ही आउटगोइंग दी होगी, क्योंकि हर इक्विपमेंट के हेड पर उनका कंट्रोलर होना अति आवश्यक है। क्योंकि भाई कोई भी इक्विपमेंट लाइफ टाइम तो है नहीं, उसमें भी कोई खराबी आएगी तो उसको भी हमें ऑफ करके उसका मेंटेनेंस करना होगा। तो साइड पर जितने ट्रांसफॉर्मर होंगे उतनी आउटगोइंग होंगी। उसके बाद हमारी सप्लाई जाएगी ट्रांसफॉर्मर पर, और ट्रांसफॉर्मर से हमारी सप्लाई, ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। और ट्रांसफॉर्मर मोस्टली जो साइड पर लगा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, यहां से हमारी सप्लाई स्टेप डाउन हो जाएगी। 33 केवी या 11 केवी से हमारी सप्लाई 440 हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो सप्लाई है वो जाएगी आइसोलेटर में। आइसोलेटर के बाद हमारी सप्लाई जाएगी TRF इनकमर यानी ट्रांसफॉर्मर इनकमर LT पैनल। उसके बाद हमारी सप्लाई जाएगी बस कपलर। बस कपलर के बाद हमारी सप्लाई डाउन हो जाएगी, इक्विपमेंट छोटे होते चले जाएंगे, MCCB यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर के बाद हमारी सप्लाई जाती है DB यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में दोस्तों हमारी 3 फेज सप्लाई जाएगी और एक न्यूट्रल जाएगा। वहां से हम सिंगल फेज उठाकर किसी स्टेयर केज के लिए या कहीं के भी लिए सप्लाई दे देंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा। और ये ही इंटरव्यूअर का क्वेश्चन था। तो कुलदीप जी ने भी अच्छा बताया, थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है।
तो कुलदीप जी, अब मैं छोटे से क्वेश्चन पे आऊंगा कि डीजी की जो लॉग बुक होती है उसमें क्या क्या पैरामीटर रीडिंग दी जाती है? डीजी के सर पैरामीटर जोर से, loudly। रनिंग आवर्स लेते हैं। पहले तो हम उसमें टाइम नोट करते हैं, कितना Okay। टाइम चला है स्टॉप का। फिर उसमें हम रनिंग आवर्स लेते हैं, ओके। ल्यू ऑयल टेम्परेचर लेते हैं, कूलेंट टेम्परेचर लेते हैं, फ्रिक्वेंसी लेते हैं, आरपीएम लेते हैं उसकी, ओके, और वोल्टेज करंट। चलो वेरी गुड, अच्छा बताया। दोस्तों इसमें थोड़ा सा और कंप्लीट कर देता हूँ। कुलदीप जी ने ये जो पैरामीटर बताए, इससे हमें पता चलता भाई इन्होंने मेहनत से काम किया है। पर देखो 100% कोई नहीं होता, कुछ चीजें छूट गई हैं भाई। जैसे स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम इन्होंने बोला, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम, आर बाई वी वोल्टेज, आर बाई वी करंट, फ्रीक्वेंसी, वाटर टेम्परेचर और लू ऑयल टेम्परेचर, के डब्ल्यू एच, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद लॉग बुक में हमारा एक ऑप्शन होता है HSD स्टॉप, स्टार्ट टाइम डीजल, स्टॉप टाइम डीजल, एट डीजल और कंजप्शन। इस तरह से बताओगे तो कुलदीप जी थोड़ा सा और इंटरव्यूअर पे प्रभाव बनेगा है। आपने भी अच्छा बताया। अच्छा कुलदीप जी ये बताइए, रिले क्या है? रिले रिले सर हमारी जैसे कि जो सेटिंग होती है, अगर उस सेटिंग से ओवर करंट जाएगा तो वो ट्रिप कर देंगे। आप, हाँ बढ़िया बताया भाई। कुलदीप जी ने बताया थोड़ा सा, पर हम चाहेंगे शॉर्ट में चीजों को खत्म कर दें। भाई रिले क्या? एक स्विचिंग डिवाइस है भाई, जिसका काम क्या है, किसी भी इक्विपमेंट को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करने का काम है। और एमसीबी क्या है? एमसीबी एक स्विच ही है सर। वेरी गुड। तो दोस्तों इस तरह से अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर सर दो प्रकार के होते हैं, वेरी गुड, एक ऑयल टाइप और एक ड्राई टाइप। वेरी गुड। ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर की क्या क्या सेफ्टियां होती है? ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर सेफ्टी होती है सर, वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, ओके, ब्रीदर पाइप, सॉरी सिलिका जेल, बॉज रिले, चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा यहाँ। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में जितने भी पार्ट्स हैं, वैसे तो वो सभी पार्ट्स हमारी एक तरह से सेफ्टी है, पर आपको यदि इंटरव्यूअर को जवाब देना तो आपको कहना सर ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर की 3 मुख्य सेफ्टियां होती है, ओटीआई, डब्ल्यूटीआई और बॉज रिले। ओनली 3 सेफ्टियां बतानी है। वैसे हम बात करें तो भाई जितने भी पार्ट्स हैं सभी सेफ्टी है ना। ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की क्या क्या सेफ्टियां होती है? ड्राई टाइप जैसे एक लिमिट स्विच होता है, उसका वाइंडिंग टेम्परेचर होता है और एडजस्ट फैन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। दोस्तों कुलदीप जी ने ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की जो सेफ्टी बताई बिल्कुल एक्यूरेट बताई भाई। WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, और एक बताया इन्होंने डोर लिमिट स्विच और ऑब्जेक्ट फैन। अब हम बात करेंगे कुलदीप जी, ट्रांसफॉर्मर के लिए कितने अर्थिंग की आवश्यकता होती है? उसमें सर 2 अर्थिंग होती है। कोई नहीं, थोड़ा सा क्लियर करना, यही कंप्लीट कर लेना। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के लिए 4 अर्थिंग की आवश्यकता होती है, 2 नोज बॉडी अर्थ और 2 नोज न्यूट्रल अर्थिंग के लिए। कितनी? 4 अर्थिंग, 2 बॉडी अर्थ और 2 न्यूट्रल अर्थिंग के लिए। यहां भी हम क्लियर करेंगे। तो कुलदीप जी ये आपको पता है कि 2-2 हम क्यों लेते हैं? इसका कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारे 2 बॉडी अर्थिंग होती है, 2 न्यूट्रल अर्थिंग होती है, यदि आपसे इंटरव्यूअर पूछे भाई 2-2 क्यों लेते हैं, एक क्यों नहीं लेते, तो दोस्तों इसका आंसर है भाई, हम सेफ्टी रीजन से किसी कारणवश हमारी अर्थपिट का कोई बोल्ट टूट जाए या हमारी अर्थिंग स्ट्रिप बीच से बेल्डिंग हट जाए या जंग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यदि एक अर्थिंग होगी तो उससे क्या कनेक्टिविटी हमारी खत्म हो गई। तो भाई सेफ्टी रीजन से हम 2 अर्थिंग का इस्तेमाल बॉडी के लिए करते हैं और सेम 2 अर्थिंग का इस्तेमाल हम न्यूट्रल के लिए करते हैं। ठीक है। ऑयल टाइप और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या डिफरेंस है? ऑयल टाइप का सर जो वाइंडिंग उसकी जो ठंडी होती है वो हमारी ऑयल में ठंडी होती है,
वेरी गुड, और जो ड्राई टाइप है वो हमारे एयर से ठंडी होती है। वेरी गुड, उसके लिए हम एग्जॉस्ट फैन लगा रहे वेरी गुड। तो कुलदीप जी, क्या हम ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर को खुले में लगा सकते हैं ग्राउंड फ्लोर हैं। पर? नहीं सर, नहीं, इसे बंद जगह में ही लगाते हैं। बंद जगह में ही लगाते हैं। वेरी गुड। दोस्तों, जो ड्राई टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो ऐसे ओपन वाइंडिंग होती है, तो उसको हम रेन प्रोटेक्टेड एरिया में ही लगा सकते हैं, यानी किसी बंद रूम के अंदर, या किसी, उसका जो कैनोपी तो होती है, या हमें हमसे इंटरव्यूअर कई बार जिद करने लगता है कि नहीं मुझे तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को ग्राउंड फ्लोर पर ही लगाना है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर लगा सकते हैं, बट रेन प्रोटेक्टेड कवर बनाकर, ओपनली नहीं। ओपनली नहीं। वेरी गुड, क्योंकि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर पर साफ लिखा होता सूटेबल फॉर इंडोर इंस्टॉलेशन। अच्छा कुलदीप जी, मैंने आइसोलेटर बताया था एसएलडी बताने के दौरान, तो थोड़ा बताएंगे आइसोलेटर क्या है और क्यों लगाया जाता है? आइसोलेटर भी सर हमारे एसी भी होता है ट्रांसफार्मर के आगे जो हम लगाते हैं, उससे ये होता है कि जैसे कि हमें कोई काम करना है अपने एलटी ब्रेकर पे, तो हम अपना आइसोलेटर बंद करके अपना काम कर सकते हैं। कोई नहीं, चलो अच्छा बताया, पर मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। दोस्तों, आइसोलेटर को हम कभी भी ऑन लोड ऑपरेट नहीं कर सकते, हमारे बहुत सारे साथी ये जानते नहीं, ऑन लोड ऑपरेट नहीं कर सकते आइसोलेटर को। अब हमारे जो साथी हैं उनसे इंटरव्यूअर पूछेगा भाई ऑन लोड ऑपरेट नहीं कर सकते तो उसे लगाया क्यों? तो दोस्तों, आइसोलेटर ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए लगाया हुआ होता है, उसको हम लोड की कंडीशन में ऑन या ऑफ नहीं करते। हम एलटी पैनल से लोड काटकर, और भले ही हमारी चाहे वोल्टेज हो, उस कंडीशन में ऑन या ऑफ कर सकते हैं, पर लोड की कंडीशन में ऑन ऑफ नहीं कर सकते। अब इंटरव्यूअर कहेगा जब भाई आप लोड की कंडीशन में ऑन ऑफ नहीं कर सकते तो इसको लगाया क्यों है? तो दोस्तों, आइसोलेटर ट्रांसफार्मर की एक बहुत बड़ी सेफ्टी है। कैसे? भाई जब हमारे एलटी साइड में कोई मेजर फॉल्ट होगा, कोई शॉर्ट सर्किट होगा, कोई मेजर फॉल्ट होगा, तो उसका इफेक्ट आएगा हमारे एलटी पैनल में जो ट्रांसफार्मर इनकमर है उस पर। उसके बाद भी कोई थोड़ा घना इफेक्ट होगा, भाई ब्रेकर ट्रिप करेगा, उसके बाद भी कोई थोड़ा घना इफेक्ट होगा तो हमारा आइसोलेटर ट्रिप कर जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो नुकसान से बच जाएगा, क्योंकि दोस्तों आइसोलेटर के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर हमारा बहुत ही महंगा इक्विपमेंट है, तो ये हमारे जो आइसोलेटर है ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है? प्राइमरी वाइंडिंग हमारे एचटी लाइन की तरफ होती है सर, जो हमारे एचटी आती है वो प्राइमरी में कनेक्ट होती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग? सेकेंडरी हमारी आउटपुट होती है जो हमारी एलटी तरफ जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। जिस पर हम लोड डालते हैं जो एचटी साइड होती है वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। कुलदीप जी, ये बताइए हम किसी साइड पर नए गए हैं, वहां पर चाहे ट्रांसफार्मर ऑयल टाइप का चाहे ड्राई टाइप का, हम कैसे पहचानेंगे भाई इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड कौन सी है या सेकेंडरी साइड कौन सी है? प्राइमरी साइड सर जो होती है हमारा उसमें एक ही केबल होता है 3 कोर का, और जो सेकेंडरी टाइप जो होती है उसमें हमारे 4 वायर निकलते हैं, उसमें 4। तो मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा कुलदीप जी, आप अपने जो भी साथी, थोड़ा उधर देखिए कैमरे की तरफ, आपके जो भी साथी देख रहे हैं, आप थोड़ा बताएं, आपने हमारे चैनल को फॉलो किया था? आपने ये वीडियो देखी थी? ये हाँ मैंने देखी थी ये वीडियो। तो ये आपको ज्ञान कहाँ से मिला, बताएं, थोड़ा सा क्लियर करें। नहीं, आपके चैनल से ही मिला था, देखी थी वीडियो। दोस्तों, जैसे ही कुलदीप जी ने जवाब दिया मैं तुरंत समझ गया कि जरूर कुलदीप जी हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब पर, ये हमारी वीडियो देखते हैं। जितने भी देश के साथी हैं, चाहे वो घर पे हैं टेक्निकली डिग्री डिप्लोमा होने के बाद या वो वर्किंग है, दोस्तों यही कहना चाहूंगा, यूट्यूब पर जो भी हमारी वीडियो डलती है उन वीडियो को फॉलो करें। आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, आप यदि वर्किंग है हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को
जनित स्किल चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन थे टेक्निकल सुपरवाइजर के बारे में क्वेश्चन किए थे, और थोड़ा सा और भी कुछ क्वेश्चन है जो डीपली में जाकर कुलदीप जी से और क्लियर करूंगा। कुलदीप जी, ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल होता है उसमें यदि हमें लगता है कि भाई इसमें कुछ नमी की मात्रा चली गई है, तो हम क्या करते हैं फिर उसके से हम डिहाइड्रेशन कराते हैं उसका। डिहाइड्रेशन, वेरी गुड। ये डिहाइड्रेशन हम कब कराते हैं? ये सर 1 साल में तो होता ही होता है, 1 ईयर में, पर उसके ऑयल के पीछे भी थोड़ा सा होता है। अगर हमारा ऑयल लग रहा है कि थोड़ा वैसा हो गया तो उसे जल्दी भी करा देते हैं। तो दोस्तों, कुलदीप जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। भाई हम डिहाइड्रेशन कराते हैं, और 1 साल में तो हम कराते ही कराते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग। भाई बरसात का मौसम है या सर्दी का मौसम है, या हमें कभी ये डाउट होता है कि भाई हमारा जो इंसुलेटेड ऑयल है उसका गुण खराब हो गया, तो हम कभी भी करा सकते हैं, है ना। ट्रांसफॉर्मर के जो ब्रीदर में सिलिका जेल भरी होती है, जब वो अच्छी कंडीशन की होती है तो किस कलर की होती है? वो ब्लू कलर की होती है। वेरी गुड। और जब वो नमी सोख जाती है? पिंक। पिंक कलर, पिंक हो जाती है। जो आपने ट्रांसफॉर्मर सेफ्टी के दौरान बताया था कि भाई बकोल्ज रिले, तो बकोल्ज रिले कैसे वर्क करती है? बकोल्ज रिले सर हमारी एक गैस ऑपरेटेड स्विच है, वो गैस, वेरी गुड, वेरी गुड। गैस ऑपरेटेड स्विच की तरह ही काम करती है। जैसे कि हमारे कोई वाइंडिंग में प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो जो हमारा ऑयल, जोर से लाउडली, जैसे कि हमारे वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो बबल्स उसमें उठते हैं ऑयल में, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले वो ऊपर की तरफ उठते हैं। तो जैसे ही वो हमारे बकोल्ज रिले से टकराते हैं तो उसमें 2 फ्लूइड वाल्व होते हैं, एक अलार्म शो करता है, एक ट्रिपिंग करता है उसको। ओके, तो चलो मैं क्लियर। दोस्तों, कुलदीप जी ने अच्छा बताया, इससे पता लगता है कि भाई इन्होंने मेहनत से काम किया है। जैसा कुलदीप जी ने बताया, भाई जो बकोल्ज रिले है वो हमारी गैस ऑपरेटेड रिले है, और बकोल्ज रिले के अंदर 2 फिलॉट होते हैं, फिलॉट ए और फिलॉट बी। भाई जब कोई भी चीज हीट होती है तो उससे एक गैस बनती है, और वो ही गैस हमारी जब जाके बकोल्ज रिले के फ्लोट को स्कैट करती है, तो बकोल्ज रिले ही हमारी एनसी से एनओ कराती है हमारे एचटी ब्रेकर को। वेरी गुड। आरटीसीसी के बारे में जानते हैं? जी सर। आरटीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रिमोट कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। रिमोट टेप चेंज कंट्रोल, आरटीसीसी, रिमोट टेप चेंज कंट्रोलर। हाँ, रिमोट टेप चेंज कंट्रोलर है। ओएलटीसी, ऑन लोड टैप चेंजर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आरटीसीसी पैनल में लगा हुआ एवीआर हमारा खराब हो जाए तो हम वोल्टेज कैसे चेंज करेंगे? तो सर हमारा आरटीसीसी का एवीआर खराब होता है, हम उसे ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं उसे। वेरी गुड। दोस्तों, कुलदीप जी ने अच्छा जवाब दिया है। ट्रांसफार्मर पर हमारा ओएलटीसी लगा होता है, ओएलटीसी के साथ में हमारे पुश बटन भी होते हैं, वोल्टेज, टैप रेज और टैप लोअर। पुश बटन के माध्यम से कर सकते हैं, या हम मोटर के माध्यम से भी टैप को चेंज कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, हमारा जो आरटीसीसी लगा हुआ है एलटी पैनल में, आरटीसीसी में भी हमारा ऑप्शन होता है, जो हमारा सेलेक्टर स्विच होता है। जब हमारा ऑटोमेटिकली आरटीसीसी काम करता है तो हम उसको ऑटो में रखते हैं, और जब हमारा एवीआर खराब हो जाता है तो सेलेक्टर स्विच को हम मैनुअल पर सेलेक्ट करके, वहां पर भी हमें पुश बटन दिए होते हैं, वहां से भी टेप रेज और टेप लोअर, वहां से भी हम कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो कुलदीप जी ये बताइए, ट्रांसफार्मर में हम कौन सा ऑयल उपयोग करते हैं, उसका क्या नाम है? कोई क्लियर करो। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर के अंदर हम ऑयल यूज करते हैं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। कैमरे की तरफ देखो, थोड़ा मुस्कुरा के। ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम ऑयल यूज करते हैं, नेफ्था मिनरल ऑयल का उपयोग करते हैं। दोबारा बोलो, नेफ्था मिनरल ऑयल। वेरी गुड, नेफ्था मिनरल ऑयल। तो दोस्तों, मैंने जितने भी टेक्निकल सुपरवाइजर के इंटरव्यू में कुछ पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन थे उनके बारे में, ऐसे तो दोस्तों और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता हूं, पर मुझे इतने क्वेश्चन करने के बाद ये पता चला है कि भाई कुलदीप जी टेक्निकल सुपरवाइजर के इंटरव्यू के लिए सूटेबल पर्सन है। क्योंकि दोस्तों, यदि कुलदीप जी की जगह आपने देखा होगा इंटरव्यू में बहुत सारे
बंदे जाते हैं और एक ही डेजिग्नेशन के लिए, तो इंटरव्यूअर इसी हिसाब से डिसाइड करता है और उस पर नंबरिंग दे देता है। भाई 10 में से कितने परसेंटेज कुलदीप जी हैं, कितने मोहित है, कितने रोहित है। तो इससे ये पता चला कुलदीप जी ने वर्क किया है, वर्क मेहनत से किया है और टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए बिल्कुल सूटेबल पर्सन है। और मैं यही कामना करूंगा कि आगे ये जो अच्छे जो लेवल के लिए, जो अच्छी सैलरी के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, इनका 100 की 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल के साथ में। और भी कोई साथी जो इस तरह से इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे हो, तो थोड़ा सा जनित स्किल सेंटर पर आए। और हमारा नया बैच भी शुरू हो गया है। जो भी साथी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये मात्र 1 मंथ का कोर्स है। और जनित स्किल सेंटर की जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, वो ये है कि जनित स्किल सेंटर से आज तक जिन भी साथियों ने कोर्स किया है, कोई भी साथी ऐसा नहीं है जिनको हमने जॉब प्रोवाइड ना किया हो। और हम थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइट पर ले जाकर हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर समझाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत दोस्तों जनित स्किल सेंटर की, दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसी संस्था है जो आपको डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट देकर भाई इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स, इंजीनियर कोर्स, सुपरवाइजर कोर्स, मैनेजर कोर्स, गोल्फ कोर्स, इस तरह के लुभावने ऑफर दिखाकर सिर्फ आपको आपसे ज्यादा पैसा लूटने का माध्यम है और कुछ नहीं है। दोस्तों हम MEP यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग कोर्स कराते हैं। और MEP जो कोर्स की फीस है वो मात्र 5,000 रुपए के पैकेज में हम बच्चे को MEP की तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, भाई 5,000 रुपए में 1 महीने हॉस्टल फैसिलिटी फ्री। जब तक बच्चा कोर्स करेगा हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं है। थ्योरिकली सेंटर पर, प्रैक्टिकली साइट पर ट्रेनिंग, रिज्यूम हम खुद बना के देंगे, 100% जॉब प्लेसमेंट, इतना सब कुछ मात्र 5,000 रुपए में। तो दोस्तों जो भी हमारे टेक्निकल के साथी ITI डिप्लोमा बीटेक करने के बाद अभी तक घर पे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, अपना कोई रेफरेंस ना होने की वजह से, या वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की वजह से अभी तक टेक्निकल में जॉब ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उन्होंने ITI डिप्लोमा बीटेक किसी भी ईयर में पास आउट किया है, तो दोस्तों आप डिमोटिवेट ना हो। ऐसे ही साथियों के लिए हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है। और जो भी हमारे टेक्निकल के साथी कई वर्ष से एक ही पद पर कार्यरत हैं और पद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो दोस्तों उस टाइप की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइट पर ले जाकर, और 100% पद प्रमोशन की जॉब प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए YouTube पर हमारे जनित स्किल चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर संपर्क करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।